अगर मैं माइक्रोमैक्स के बारे में बोलूं कि इसका कोई भी फोन मार्केट में अब आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो क्या आप मेरी बात पे बिलीव करोगे? मतलब कि माइक्रोमैक्स का आखिरी फोन 2022 में आया था, लेकिन अब माइक्रोमैक्स का ऐसा प्लान है कि मोबाइल फोन शायद वो बनाएंगे ही नहीं। मतलब जो एग्जिस्टिंग फोन बेचते हैं उनको शायद सपोर्ट देखने को ना मिले, और माइक्रोमैक्स का जो प्लान है वो काफी ज्यादा अलग है। यानी कि फ्यूचर में माइक्रोमैक्स शायद मोबाइल फोन को छोड़ के शायद कुछ और ही करना चाहती है। इवन बात करें तो इस समय माइक्रोमैक्स ने अपनी कंपनी से काफी सारे लोगों को निकालना शुरू कर दिया और काफी सारे लोगों ने रिजाइन कर दिया। इवन काफी सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव जैसे चीफ बिजनेस ऑफिसर हो गया या फिर दूसरी टीम से, यानी कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्टिंग, R&D, और लग रहा है कि माइक्रोमैक्स जो एक कमबैक के बारे में प्रॉमिस कर रही थी, शायद वो कमबैक माइक्रोमैक्स कभी यहाँ पर दे नहीं पाए। लेकिन आखिर ऐसा हो क्या गया माइक्रोमैक्स के साथ, और माइक्रोमैक्स आगे चल के क्या करने वाली है और वो उसमें सक्सेसफुल हो सकती कि नहीं हो सकती, इसके बारे में बात करना चाहूंगा। क्योंकि माइक्रोमैक्स एक ऐसा ब्रांड था जो इंडियन ब्रांड था, लेकिन यहाँ पे पॉपुलर हुआ था। एक समय पे इंडिया में नंबर 1 तो ग्लोबल लेवल पे टॉप 10 पोजीशन पर भी था। एक जमाना तो ये था कि रशियन मार्केट के अंदर उन्होंने एंट्री ली थी, मिडिल ईस्ट के अंदर ये लोग अपनी एंट्री ले रहे थे। लेकिन फिर कहानी बिल्कुल पूरी तरीके से बदल गई। फोन के मार्केट से तो पूरी तरीके से गायब हो गए। यहाँ पे 2 अलग अलग कमबैक इन्होंने करे, लेकिन अब नहीं लग रहा कि कोई कमबैक की यहाँ पे गुंजाइश भी यहाँ पे बची है। देखो माइक्रोमैक्स यहाँ पे फेल हुआ उसकी गलतियों के कारण। देखो माइक्रोमैक्स ने शुरुआत ही करी थी शॉर्टकट अपनाने से कि बाहर से हम फोन लाएंगे, रीब्रांडिंग करेंगे, इंडिया के अंदर बेचेंगे। देखो ये जो कंसेप्ट था ना शुरुआत में चला, क्योंकि शुरुआत में इंडिया में जो टॉप कंपनीज थी वो थी नोकिया, मोटोरोला, सोनी एरिक्सन, HTC और सैमसंग। ये कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स थे वो महंगे थे और लोगों को सस्ते में एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए था। अब कंपनीज ने चाइना से सस्ते में प्रोडक्ट उठा के इंडिया में बेचना शुरू कर दिया, जिस कारण से इन रातों रात सक्सेस मिल गई। क्योंकि 10,000 रुपए के अंदर एंड्रॉइड फोन पॉसिबल नहीं था, ये लोग ले आए। ये लोग ऐसे ऐसे फीचर ला रहे थे, चीजें ला रहे थे, और इंडियन कंज्यूमर को क्या चाहिए था कि एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। जहां उसे अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा वहां पे लोग चले जाएंगे। और यही कहानी चाइनीज कंपनी ने सीखी। उन्हें लगा कि माइक्रोमैक्स और दूसरी जो इंडियन कंपनी है वो हमारे ही माल वहां ले जाके बेच रही है, तो क्यों ना हम भी वहां पे एंट्री करें। और इसलिए 2014 में Xiaomi और BB के ग्रुप ऑफिशियल इंडिया के अंदर एंट्री लेता है, और एक ऐसी एंट्री यहाँ पर लेता है Xiaomi और BB के कि यहाँ पर पूरे मार्केट को ला देता है। Xiaomi ऑनलाइन के अंदर फोकस करता है, BB के ऑफलाइन के अंदर फोकस करता है। और बेसिकली अगर आप बात करेंगे तो इनके जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी रहती है वो काफी अच्छी रहती है। बेसिकली ये लोग आज भी R&D के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, काम करते हैं, और ऐसा प्रोडक्ट निकाल कर लाते हैं जो कि मार्केट में टोटली कंपेटिटिव हो। जबकि माइक्रोमैक्स से दूसरी इंडियन कंपनी के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उतनी R&D इन्होंने करी नहीं और इंडियन कंज्यूमर के साथ प्रोडक्ट नहीं बनाया। जबकि चाइनीज कंपनियां उल्टा इंडियन कंज्यूमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाने लगी थी। और ऊपर से बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, चाइनीज कंपनीज ने ज्यादा इन्वेस्ट किया इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने के लिए। चाहे हम बात करें ओप्पो के प्लांट की, वीवो के प्लांट की, वहां पे काफी ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करी ताकि इंडिया में फोन्स बनाए जा सके। जबकि Xiaomi जैसी कंपनी ने दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की जिससे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप की जा सके। और कुल मिला के एक टाइम तो यहाँ पर ऐसा आ गया था कि कहा जाता था कि ये चाइनीज कंपनी ज्यादा इंडियन है एज कम्पेयर टू हमारी इंडियन कंपनीज। क्योंकि एक टाइम पे तो Xiaomi ने खुद ने बोला था कि 99.5% जो फोन्स होते हैं वो हम इंडिया के अंदर यहाँ पर बनाते हैं। ये काफी बड़ा स्टेटमेंट था, और ये देख के पता चलता है कि जो इंडियन कंपनीज थी वो इस काबिल नहीं थी कि इंडिया में एक अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पे डिलीवर कर पाए। खैर ये कहानी काफी सारे लोगों को पता है, लेकिन कहानी में 2-3 ट्विस्ट आते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो पहली बात तो ये कि इन कंपनीज ने हमेशा मार्केटिंग के अंदर शुरुआत से फोकस किया। स्पेशली बात करें माइक्रोमैक्स की, जब आपका प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता तब मार्केटिंग ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन मार्केटिंग भी तब तक काम करती है अगर पीछे अगर का प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है। अगर प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम है, कितनी भी मार्केटिंग आप कर लो, कितना भी ऐड कर लो, कुछ नहीं होने वाला। देखो माइक्रोमैक्स की कहानी यही थी, और यही सेम कहानी यू टेलीवेंचर्स की थी। राहुल शर्मा ने यहाँ पे यू को भी शुरू किया था, जो कि बेसिकली Xiaomi से compete करने के लिए बनाया गया था। कंसेप्ट अच्छा था, सोच अच्छी थी, मार्केटिंग अच्छी थी, हम साइनोजन OS वगैरह डाल कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या थी? वही रीब्रांडिंग वाला खेल। उस समय कूलपैड कंपनी के रीब्रांडेड फोन्स यू टेलीवेंचर्स के अंदर देखने को मिले। फिर देखा तो राहुल शर्मा ने एक और वेंचर 2019 में शुरू किया था, और वो था आपका रिवोल्ट मोटर्स का। अब रिवोल्ट मोटर इंडिया में एक इलेक्ट्रिक बाइक के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लेकर आई थी, लेकिन यही कंसेप्ट देखा जाए तो वैसा ही था जैसे माइक्रोमैक्स की कहानी थी। इन लोगों ने सुपर सोको नाम की बाइक को इंडिया के लिए रीब्रांड किया था, और यही रीब्रांडिंग वाला खेल यहाँ पर खेला। लेकिन हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कि आज के समय में रिवोल्ट मोटर्स माइक्रोमैक्स का पार्ट नहीं है, ना ही राहुल शर्मा का पार्ट है। ये कंपनी को रतन इंडिया को बेचा जा चुका है। ऐसी ही बात करते यू टेलीवेंचर्स भी यहाँ पे ऑफिशियली बंद हो चुकी है। और माइक्रोमैक्स ने जो आखिरी जो कमबैक किया था वो किया था 2020 में इन मोबाइल्स के साथ। उस समय एंटी चाइना सेंटीमेंट्स काफी ज्यादा थे, जिसका फायदा माइक्रोमैक्स ने उठाने की सोची थी,
और ये जो अटेम्प्ट था एंटी चाइना के ऊपर अपने मोबाइल फोन को बेचने का, यार ये चीज यहाँ पे मार्केट में नहीं चली और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 2021 में जो राहुल शर्मा थे, जो एमडी थे माइक्रोमैक्स के, उन्होंने यहाँ पे रिजाइन कर दिया। करेंटली राहुल शर्मा उतना इन्वॉल्व नहीं है माइक्रोमैक्स के अंदर। और बात करें तो जब पिछले 1 साल से फोन नहीं आया, यहाँ तक कि मार्केट के अंदर तेजी से अपनी पोजीशन को भी लूज किया, तो माइक्रोमैक्स की हालत थोड़ी सी खराब है। उसके कंपैरिजन में मैं यहाँ लावा का एग्जांपल ले लेता हूँ और एक छोटा सा स्टैटिस्टिक आपको बताना चाहूंगा कि पूरे 2022 के अंदर जो माइक्रोमैक्स था ना, वो 80% उसका शेयर कम हो गया, लेकिन वही जो लावा है वो 85% ग्रो कर गया। और ये दो चीजों में सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि जो इंडियन कंपनीज है उसमें से चलो एक कंपनी फेल हो रही है, लेकिन दूसरी कंपनी तो कम से कम सही काम कर रही है। आज के समय में लावा कम से कम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं काम करते हैं। देखो माइक्रोमैक्स के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने वादे बहुत करे। 2021 में खुद राहुल शर्मा ने बोल दिया था कि 5G का डिवाइस आने वाला है, नहीं आया। ये लोग इन्वेस्ट करेंगे R&D मैन्युफैक्चरिंग में, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली। और अब देखा तो माइक्रोमैक्स का पाथ पूरी तरीके से बदल गया। जबकि लावा जैसी कंपनी है, आफ्टर सेल सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, सॉफ्टवेयर के अंदर हर जगह काम कर रहे हो और आज के समय में एक ऐसा प्रोडक्ट वो बनाते हैं कि एटलीस्ट हम रिकमेंड कर सकते हैं। मतलब कि अगर किसी को अगर नॉन चाइनीज फोन चाहिए तो पहले मेरी रिकमेंडेशन सिर्फ सैमसंग होती थी, लेकिन कम से कम लावा का तो ऑप्शन है कि लावा अग्नि 2 है या लावा ब्लेज है। बजट में कुछ अच्छे फोन्स तो मौजूद हैं जो हम अक्सर यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर अच्छा है। और ये सीन कहानी माइक्रोमैक्स के साथ भी हो सकती थी अगर वो इसके ऊपर अच्छे तरीके से खेलता, लेकिन वो ये खेल नहीं पाया। तो आने वाला जो फ्यूचर होगा माइक्रोमैक्स का वो काफी अलग है। यहाँ पे उन्होंने एक और नई कंपनी रजिस्टर करी है, वो है माइक्रोमैक्स मोबिलिटी। और इसका मोबाइल फोन बिजनेस से दूर दूर तक लेना नहीं है, क्योंकि अब ये लोगों का प्लान है इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने का। देखो इंडिया में आज के समय में क्या हो रहा है कि जैसे मोबाइल फोन का रिवोल्यूशन था ना, वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का रिवोल्यूशन है और आपको बहुत सारी नई नई छोटी छोटी कंपनीज देखने को मिल रही है। लेकिन आपको एक बात बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर प्रॉब्लम पता है क्या है कि उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इंडिया में करनी पड़ेगी और उसे इंडियन कंडीशन के हिसाब से बनाना पड़ेगा और इंडियन कंज्यूमर के माइंडसेट के हिसाब से बनाना पड़ेगा। प्रोडक्ट को भी मैन्युफैक्चरिंग जो रहेगी वो भी इंडिया में करनी पड़ेगी। दो कंपनी जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के अंदर इंडिया में लिटरली काफी अच्छा कर रही है, एक है ओला इलेक्ट्रिक और दूसरी है एथर एनर्जी। दोनों कंपनी इंडियन है और इंडिया में प्रोडक्ट को बनाती है और इंडिया में अच्छे तरीके से ऑपरेट करती है और बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रो कर रही है। लेकिन अब दूसरी कंपनी को भी लगता है कि वो यहाँ पे आ सकती है। बेसिकली पहले भी रीब्रांडिंग वाला खेल था, तो अगर इन्हें अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले मार्केट में आना है ना, तो उन्हें ग्राउंड अप से यहाँ पे काम करना पड़ेगा और लॉन्ग विजन रखना पड़ेगा। अगर ये लोग अगर पुराना काम यहाँ पे दोबारा से करेंगे तो उन्हें सक्सेस यहाँ पे देखने को ना मिले। इवन रिवोल्ट से भी अब इनका कोई लेना देना नहीं है। रिवोल्ट अब एक सेपरेट कंपनी जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है और वो भी कोशिश कर रहा है मार्केट में कमबैक की। लेकिन देखते हैं क्या रहता है, क्योंकि अब देखा जाए तो जहां मोबाइल फोन इंडस्ट्री डिक्लाइन पर है, सनसेट इंडस्ट्री में जा चुकी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल एक ऐसी इंडस्ट्री जो भी सनराइज पर है, धीरे धीरे यहाँ पे ग्रो कर रही है और आगे चल के बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। और इसीलिए माइक्रोमैक्स को लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर भी काम कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये कि अगर माइक्रोमैक्स यहाँ पे सक्सेसफुल होना है तो अभी से बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन टफ है। देखते हैं क्या होती है माइक्रोमैक्स की आगे की कहानी। क्या लगता है कि माइक्रोमैक्स फिर से वैसा बड़ा ब्रांड बन पाएगी या जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा? ये बात नीचे कमेंट बताओ। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।